Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with first year video जिसका सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसके अंदर हम कई वीडियोस पहले देख चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट कवर की है। तो थर्ड यूनिट तक हम सारा कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय चिंतन। तो हम इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे, हमने जैसा कि फर्स्ट यूनिट में पूरी फिलॉसफी को कवर किया कि फिलॉसफी क्या होती है, उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, और हमने जो हमारी सेकंड यूनिट थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसके अंदर किन किन चीज़ों को फिलॉसफी के अंदर मेन माना गया है या मेन उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ाया गया था। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था आदर्शवाद यानी रियलिज्म, और एक तरीके से आदर्शवाद पढ़ा था, आइडियलिज्म, रियलिज्म पढ़ा था, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा था, नेचुरलिज्म पढ़ा था, मतलब प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, और ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। तो उसी के आधार पर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन जो दार्शनिक हैं वो किस किस तरीके से किस किस चीज को फॉलो करते हैं, कौन से वाद को फॉलो करते हैं। तो उस वीडियो में अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं देखे तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और फिलोसफी की मेरी लास्ट वीडियो को देखिए जिसके अंदर मैंने रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म को क्लियर किया है। तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, आज इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय चिंतन, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, यानी ये कौन से वाद को फॉलो करते हैं। ये रियलिज्म को फॉलो करते हैं, नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं या आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। तो अगर हम उस वीडियो को देखेंगे या उस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हमें ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे गांधी जी थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरीके से, तो इन्होंने क्या किया था, आइडियलिज्म को यानी आदर्शवाद को फॉलो किया था। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको आदर्शवाद पढ़ के समझ में आ जाएंगी, यानी आइडियलिज्म को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम ये चीजें क्लियर करेंगे कि क्यों इनको एक आदर्शवादी कहा गया था, महात्मा गांधी को। तो आज हम देखेंगे भारतीय चिंतन मतलब इंडियन थिंकर। इसके अंदर हम दो थिंकर्स पढ़ेंगे, पहले है वेस्टर्न थिंकर, दूसरे हैं इंडियन थिंकर। 3 या 4 हम इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे और 4 ही हम वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे। तो हम इंडियन थिंकर्स के अंदर सबसे पहली वीडियो देख रहे हैं ये, और इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में। यानी जो इंडियन थिंकर है महात्मा गांधी, उन्होंने अपने जो थॉट्स दिए, आइडियलिज्म के जो थॉट्स दिए, वो एजुकेशन को लेके क्या क्या थॉट्स थे उनके, क्यों उन्होंने ये थॉट्स दिए, क्या उनके विचार थे फिलोसफी को लेके। एक तरीके से वो दार्शनिक भी थे। तो उन्होंने अपने दर्शन में मतलब जो जो उन्होंने देखा, जो जो उन्होंने पाया समाज के अंदर, उसके हिसाब से आदर्शवाद को क्यों फॉलो किया और अपने क्या नियम बनाए, और किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को या शिक्षा से रिलेटेड किसी भी चीज को उन्होंने किस थिंकिंग से, किस थॉट से देखा, क्या विचार थे उनके शिक्षा से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे, महात्मा गांधी का जीवन व कार्य, कि महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या उनके जीवन का एक तरीके से मोटिव था। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे महात्मा गांधी का जीवन व कार्य, यानी द लाइफ एंड वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो इसमें देखेंगे आगे मोहनदास करमचंद गांधी, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर हमें किसी भी बड़े क्वेश्चन को फॉलो करना है, किसी भी बड़े क्वेश्चन को अगर आपको राइट करना है, एग्जाम में लिखना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अंत तक। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको लेके चलने हैं एक 12 या 12.5 नंबर का क्वेश्चन रेडी करने के लिए, जिसमें आपके 7 से 8 पेजेस कवर हो जाने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रो या उनके जीवन व कार्य। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में हुआ। सन 1887 यानी 1857 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा जो थी, जो एग्जामिनेशन था मैट्रिकुलेशन का, उसको उत्तीर्ण किया, और इसी वर्ष जिस आयु में थे वो, उसमें उन्होंने कानून की भी शिक्षा हासिल की। और वो कहाँ से की, इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड गए थे कानून की शिक्षा हासिल करने, यानी लॉ पढ़ने गए थे। इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की तरह साबरमती में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन 1917 यानी 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी ने चंपारण में
आंदोलन किया, मतलब नील की खेती होती थी वहां पे चंपारण में, तो वहां पर आई होप आपको पता होगा वहां की हिस्ट्री क्या है। इन आंदोलनों के दौरान कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला भवन में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो मतलब ये था एक छोटा सा इनके बारे में पैराग्राफ, जिसके जिसके अंदर आपको इंट्रो को लिखना है कि महात्मा गांधी बेसिकली उनका जीवन या उनके कार्य क्या थे। आगे हम उनका दार्शनिक विचार देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनका दार्शनिक, इनके जो दार्शनिक विचार थे, गांधी जी के दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ गांधी जी। तो इसमें उनके क्या विचार थे, क्या दर्शन था उनका। आधुनिक युग में दर्शन का प्रचार काफी हो रहा था, लेकिन वास्तव में गांधी जी ने चिंतन को वाद की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। जो गांधी जी का जो चिंतन था उसको वाद की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। उन्होंने क्या किए थे, कुछ विचार दिए थे ऐसे जो निम्नलिखित हैं, नीचे लिखे हुए हैं। उसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे। ये चीजें हम बचपन से छोटी क्लासेस की बुक में भी पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें पहला था सत्य। तो सत्य क्या है, ट्रुथ। सत्य गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इसमें शिवम और सुंदरम दोनों निहित है, मतलब ये शिवम भी है और सुंदरम भी है, दोनों निहित है। इनके लिए सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। एक प्रिंसिपल जो है वो उनका सत्य, वो उसको एक प्रिंसिपल मानते थे, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, सर्वोपरि। जगत में जहां ईश्वर है वहीं सत्य है। नेक्स्ट इसके अंदर है अहिंसा, नॉन वायोलेंस। इसके अंदर गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का कहना है कि अहिंसा सब धर्मों का मूल है। अहिंसा जो है वो सारे ही धर्मों का मूल है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सत्य को अहिंसा के माध्यम से जाना जा सकता है। सत्य को किसके नाम से जाना जा सकता है, अहिंसा के। नेक्स्ट है इसमें, हिंसा है तो क्रोध और भय की भावना पैदा करती है। अगर हिंसा है तो वो क्रोध और भय की भावना पैदा करती है, इसीलिए यह सत्य को समझने में बाधक है। मतलब जो हिंसा है, क्रोध है या फिर भय है, वो सत्य को समझने में बाधक है, वो सत्य को नहीं समझ पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सत्याग्रह। जैसा कि हमें पता है कि सत्याग्रह गांधी जी से रिलेट करता है, तो सत्याग्रह का अर्थ है, क्या अर्थ है, सत्य पर अडिग रहना, मतलब सत्य को ही मानना, सत्य को ही सर्वोपरि मानना। गांधी जी के अनुसार इसका अर्थ है अन्याय और असत्य का अहिंसापूर्ण साधनों से मुकाबला करना, सबसे प्रेम करना और सबके लिए कठिनाई सहना। नेक्स्ट इसके अंदर क्या था गांधी जी का एक तरीके से विचार, निर्भयता यानी फियरलेसनेस, डर के ना रहना, निर्भय रहना। सत्य और अहिंसा के लिए निर्भयता आवश्यक है, मतलब जो सत्य है और अहिंसा है उसके लिए क्या है, एक निडर होना आवश्यक है। सत्य बोलने के लिए भी आपको बिना डरे सत्य बोलना होगा, और अहिंसा के लिए भी आपको एक निर्भयता होने की आवश्यकता है आपके अंदर। जो व्यक्ति निर्भीक नहीं है वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति को सब प्रकार के भयों से मुक्त होना चाहिए। तो ये चीज थी हमारी, इसमें हमने क्या पढ़ा, निर्भयता यानी फियरलेसनेस के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ईश्वर यानी गॉड। ये आदर्शवाद को फॉलो करते थे, जो महात्मा गांधी थे वो आदर्शवाद को फॉलो करते थे, और आदर्शवाद को फॉलो करने वाले लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जो एक सुप्रीम पावर है उसमें विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है। तो इसके अंदर क्या है, गांधी जी का विश्वास, गांधी जी का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। इनको ईश्वर के अस्तित्व, जो ईश्वर का अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस है, उसके विषय में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। इनके शब्दों में वह एक आदरणीय तथा गुण शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो गांधी जी गॉड को मानते थे, जो सुप्रीम पावर है वो उनका एक अस्तित्व है, उनकी एक एग्जिस्टेंस है। देखेंगे फ्रेंड्स गांधी जी का शिक्षा दर्शन, मतलब जो गांधी जी थे उनको शिक्षा, उनका जो दर्शन था, उनकी जो फिलॉसफी थी वो शिक्षा को लेकर क्या थी, यानी एजुकेशनल फिलॉसफी और ऑफ गांधी जी। तो इसके अंदर आगे देखेंगे महात्मा गांधी एक आदर्शवादी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, मतलब वो दार्शनिक भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे। वे जो गांधी जी थे वे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते थे, मतलब वो आदर्शवाद को फॉलो करते थे और वो ईश्वर का जो राज्य है वो स्थापित करना चाहते थे पृथ्वी पर। आदर्शवाद की तरह गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों का विधान किया, जिनके द्वारा बालक का शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, नैतिक यानी मॉरल
धार्मिक यानी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल, और एक सौंदर्यात्मक, सभी प्रकार का विकास संतुलित रूप से हो सके, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। उनका दर्शन क्या कहता है कि जो ईश्वर को मान सके या फिर आदर्शवाद को फॉलो करे, उसके हिसाब से जो बच्चे का होना चाहिए वो पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर गांधी जी के शिक्षा निर्देश के आधारभूत सिद्धांत, मतलब जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गांधी जी। जो गांधी जी की एजुकेशनल यानी शिक्षा पर आधारित जो उनका दर्शन था, उनकी फिलोसफी थी, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो क्या मानते थे, क्या चीजें वो एजुकेशन में फॉलो करते थे, और वो चाहते थे कि समाज भी इसको फॉलो करे। तो सबसे पहले इसके अंदर है साक्षरता शिक्षा नहीं, मतलब अगर कोई एजुकेटेड हो जाता है तो वो शिक्षा नहीं है। साक्षरता अगर लिबर्टी है तो वो शिक्षा नहीं है। उसको जब तक आप समाज से रिलेट करके नहीं पढ़ा रहे और आप उसको समाज के अंदर यूज नहीं कर रहे तो वो शिक्षा नहीं है। आपने पढ़ लिख के कुछ नहीं किया, आपको साक्षरता है लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं है। सेकंड है इसके अंदर समस्त मानवीय गुणों का विकास, मतलब मानवीय गुण, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जो सर्वांगीण विकास होता है एक तरीके से, उन सभी गुणों का, मानवीय गुणों का विकास हो, हर तरीके से वो निपुण हो हर चीज में। थर्ड है इसके अंदर हमारा व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, यानी व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए सामंजस्यपूर्ण। फोर्थ है इसके अंदर समस्त शक्तियों का विकास, मतलब जितनी भी शक्तियां हैं उनका सबका विकास होना चाहिए, यानी समस्त शक्तियों का विकास। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा शिक्षा का प्रारंभ लाभप्रद हस्तकला, मतलब शिक्षा का प्रारंभ किससे होना चाहिए, हस्तकला से। इसके अंदर सिक्स्थ है शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से, जैसा कि मैंने आपको बताया साक्षरता शिक्षा नहीं है, मतलब अगर वो पढ़ लिख कर एक तरीके से पढ़ा लिखा हुआ है, एजुकेटेड है, तो वो शिक्षा नहीं है अगर वो एक तरीके से वास्तविक जीवन में यूज नहीं हो रहा। शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से होना चाहिए। सेवंथ है इसमें बेरोजगारी की सुरक्षा, मतलब आपको ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसी वोकेशनल एजुकेशन दी जाए जो आप बेरोजगार ना रहे, जिससे आपको कोई रोजगार मिल सके। एट्थ हम इसमें देखेंगे सक्रिय शिक्षा, मतलब शिक्षा जो होनी चाहिए वो सक्रिय या एक्टिव होनी चाहिए, यानी एक्टिव एजुकेशन। नाइन्थ है इसके अंदर उद्योग शिक्षा का केंद्र, मतलब शिक्षा का केंद्र एक तरीके से औद्योगिक होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर टेंथ जिसमें है शिक्षा के प्रयोग या कार्य व खोज पर बल, शिक्षा के प्रयोग पर बल, कार्य पर बल व खोज पर बल। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शिक्षा निर्देश के आधारभूत सिद्धांत। तो ये इन सिद्धांतों को हमें गांधी जी के हिसाब से फॉलो करना है समाज में या किसी भी विद्यालय में। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, एम ऑफ एजुकेशन, गांधी जी के हिसाब से जो एम ऑफ एजुकेशन थे वो क्या थे। सो फर्स्ट इसके अंदर है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य, मतलब अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, अल्टीमेट होना चाहिए। सेकंड है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, मतलब ऐसा ये उद्देश्य है जिसके अंदर आप अपनी जीविका को, अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकें। अगर आप हैं, मतलब अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर सके, अपने जीवन को अच्छे तरीके से, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। थर्ड है इसके अंदर व्यक्तिगत, एक तरीके से व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्मोनियस डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपनी भारत की संस्कृति को बचा कर रखना है, उसको ही फॉलो करना है। फिफ्थ है इसके अंदर नैतिक उद्देश्य, मतलब मोरल एम, अपनी जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक एक तरीके से हमारे समाज के जो मूल्य हैं उनको बना के रखना है, उनको फॉलो करना है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर लास्ट मुक्ति का उद्देश्य, यानी लिबरेशन एम। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे गांधी जी के हिसाब से जो शिक्षा में फॉलो करने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि गांधी जी के हिसाब से, आदर्शवाद के हिसाब से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जो हमारे फिलोसोफर हैं, इंडियन फिलोसोफर, भारतीय दार्शनिक जो है गांधी जी, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम या करिकुलम हमारा कैसे डिजाइन होना चाहिए। जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है या पूरा करिकुलम है, उसको कैसे डिजाइन किया जाए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या गुण होने चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा में
पाठ्यक्रम को भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो भौतिक आवश्यकता को भी पूरा करे और आध्यात्मिक आवश्यकता को भी पूरा करो, मतलब स्पिरिचुअली होना चाहिए। उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है या सिलेबस है या हमारा करिकुलम है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए उसके अंदर कुछ। नेक्स्ट है, इन्होंने पाठ्यक्रम में विषयों के सह संबंध पर बल दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम के विषयों पर, जो पाठ्यक्रम है हमारा करिकुलम है उसके विषयों पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि किसी हस्तकला, मतलब जो हस्तकला है उसको केंद्र बनाकर अन्य विषयों की उसी से संबंधित करके शिक्षण किया जाना चाहिए। मतलब एक हस्तकला से संबंधित हमारा जो शिक्षण है वो होना चाहिए। टीचिंग जो है हस्तकला को केंद्र बनाकर होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने विभिन्नता, मतलब साइकोलॉजी के आधार पर उन्होंने क्या कहा, विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी, रुचि को तथा लचीलेपन के सिद्धांतों पर बल दिया जाना चाहिए। विभिन्नता पर यानी डाइवर्सिटी पर बल देना चाहिए, रुचि पर यानी इंटरेस्ट पर बल देना चाहिए और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देना चाहिए। ऐसे सिद्धांत हमारे करिकुलम में फॉलो होने चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी जी के हिसाब से जो हमारी शिक्षा विधि है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स जो है वो कैसे होने चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, किस किस तरीके से बच्चों को शिक्षा हासिल करानी चाहिए, किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो मेथड्स होते हैं वो देखेंगे हम। शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सिखाना, मतलब शारीरिक अंग जो है, जैसे हम क्लास में बच्चों को एक्शन करके सिखाते हैं तो उसके हिसाब से हम छोटी क्लास में जा रहे हैं तो वो एक तरीके से अगर हम पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्शन करके सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो उस चीज का, उनके दिमाग में वो चीज छप जाए एक तरीके से कि मैम ने हमें इस तरीके से ये चीजें बताई थी। तो शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया द्वारा सीखना, मतलब किसी काम को करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, एक्टिविटी के द्वारा हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, ऐसा मेथड एक होता है। नेक्स्ट है समवाय द्वारा सीखना, समन्वय द्वारा एक तरीके से सीखा जा सकता है। फोर्थ है इसके अंदर वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना, वाचन के द्वारा, विचार के द्वारा तथा कर्म के द्वारा सीखा जा सकता है। और फिफ्थ है इसमें प्रयोग द्वारा यानी प्रैक्टिकल के द्वारा सीखना, प्रयोग करके हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो वो चीज ज्यादा एक तरीके से इफेक्टिव होगी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आदर्शवाद यानी गांधी जी के हिसाब से शिक्षक कैसा होना चाहिए, स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो टीचर्स के लिए क्या कहा गांधी जी ने, गांधी जी का कहना है कि शिक्षक के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। मतलब हमने देखा है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, या तो आप टीचिंग कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि जो टीचर कहता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा टीचर की बातों को वैल्यू देते हैं। अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वही सही है, पेरेंट्स ने भी अगर कुछ कह दिया वो गलत हो सकता है एक बार को, लेकिन जो टीचर ने कह दिया वो बात बिल्कुल सही है। तो जो टीचर का व्यक्तित्व होता है, एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके बोलने का तरीका, उसके पढ़ाने का तरीका या उसके बिहेवियर का जो भी इफेक्ट पड़ता है वो बच्चे पर पूरी तरीके से पड़ता है। गांधी जी का कहना है कि शिक्षक के व्यक्तित्व का, उसके जो पर्सनालिटी है व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। इन्होंने लिखा है कि यह सर्वथा संभव है कि मीलों दूर बैठा शिक्षक, जो बहुत दूर बैठा है, मीलों दूर बैठा शिक्षक भी अपनी जीवन पद्धति के द्वारा छात्रों की आत्माओं को प्रभावित कर सकता है। शिक्षक को विद्यार्थी के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो एक शिक्षक को बच्चों की साइकोलॉजी, एक चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर बालक यानी स्टूडेंट या चाइल्ड किस तरीके के होने चाहिए, आदर्शवाद या फिर गांधी जी के उनकी फिलॉसफी के अनुसार। तो आगे हम देखेंगे गांधी जी का कहना है कि विद्याभ्यास के लिए उन्हें आचरण की आवश्यकता होती है, मतलब आचरण की आवश्यकता बच्चों को होती है, बालकों को होती है। अतः सभी विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि वो आदर्शवाद को फॉलो करते थे, भगवान को मानते थे। तो उनके हिसाब से जो विद्यार्थी होना चाहिए वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, ताकि वह संयम, मतलब उनके अंदर पेशेंस हो, संयम, नियम यानी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला और सदाचार से रहे तथा कर्तव्य को पूरा करे, मतलब उसके जो जो कर्तव्य हैं एक तरीके से उसको पूरा करे।
नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, विद्यालय कैसा होना चाहिए गांधी जी या आदर्शवाद के हिसाब से। गांधी जी आदर्शवाद को फॉलो करते थे और आदर्शवादियों के हिसाब से जो विद्यालय या स्कूल है वो कैसा होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए, मतलब वो एक समुदाय का केंद्र होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय ऐसे केंद्र होने चाहिए जहां विद्यार्थी का सब प्रकार का विकास हो सके, मतलब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके, हर तरीके का, मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, और उसका मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट उसका वहां पर होना चाहिए। आगे है जो समाज की सेवा करे, मतलब वो सोशल एक तरीके से सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स को भी फॉलो करे और वो सोशली उसकी मतलब समाज की सेवा भी करे, और जो समाज के साथ सहयोग रखे, मतलब हेल्पफुल बिहेवियर हो। वे चाहते थे कि जो हमारा स्कूल है कि हम स्कूल को समुदाय में बदलें, मतलब एक तरीके से कम्युनिटी बने। तो ये चीज गांधी जी चाहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गांधी जी के हिसाब से डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, यानी अनुशासन कैसा होना चाहिए स्कूल का। तो गांधी जी का कहना था, गांधी जी का चरित्र और हृदय दोनों ही शुद्धता में विश्वास रखते थे। गांधी जी का जो चरित्र था वो किस में विश्वास रखते थे? गांधी जी चरित्र मतलब कैरेक्टर में, और हृदय में मतलब कोई काम हटली कर रहे हैं आप, मन से कर रहे हैं, उन दोनों चीज में उनकी शुद्धता में विश्वास रखते थे। इसलिए अनुशासन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब डिसिप्लिन जो है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने भी अपना जीवन एक डिसिप्लिन को लेकर ही जिया, एक डिसिप्लिन को फॉलो किया। वे उसे अत्यंत मूल्यवान मानते हैं, मतलब एक तरीके से उसका बहुत ही मूल्य है हमारे जीवन में। आगे है गांधी जी स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, अनुशासन के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए वे शिक्षा में अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं है, मतलब उनका क्या था, वो शिक्षा में अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। कैसा अनुशासन? जो एक तरीके से दंडात्मक हो, बच्चों के लिए ऐसा अनुशासन हो जो नॉर्मल हो। जरूरी नहीं है कि बच्चों को मार पीट के या दंड देके ही पढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपना एक टॉपिक क्लियर किया 4th यूनिट का, जिसके अंदर था फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का भारतीय चिंतन, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, यानी एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन थिंकर महात्मा गांधी। तो इसमें हमने एक बड़े क्वेश्चन को एक तरीके से पढ़ा, जैसा कि हम अगर एग्जाम में लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन को डिक्टो लिख भी सकते हैं या अपने हिसाब से इसके नोट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार के इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स।